हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्टैटिस्टिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसा कि आरएचओ का आपका पहली यूनिट, पहला जो चैप्टर है वो है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स और उसका पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक वो क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट स्टैटिस्टिक्स के, या हम हिंदी में बोल सकते हैं मूलभूत अवधारणाएं। देखो आरएचओ 2016 में जो पेपर हुआ था, आरएचओ 2016 में एमपी के अंदर है ना, हम एमपी की बात कर रहे हैं। 2016 में जो पेपर हुआ था, स्टेट से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन स्टेट से, एक कंप्यूटर साइंस से था, तो 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, 8 टोटल टॉपिक है, 4 से 5 लेक्चर या टोटल 8 लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोर्स के अंदर हम पूरा स्टेट उसके अंदर अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताऊं, पहले यहाँ पे मैं आपको पूरे जो क्वेश्चन अभी 2016 में आए थे वो पूरे क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाला हूं। और एक चीज मैं आपको बताऊं ना, अगर कोई ये कहता है आपसे कि जो पेपर जो आया था 2016 का वो सिलेबस से नहीं आया था, पूरा बाहर था, पूरा एग्रीकल्चर पूछ लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं था, जो सिलेबस में है वही पूछा गया था। ठीक है, अगर नहीं है तो मैं पूरा पेपर आपको करवाऊंगा और एक एक चीज बताऊंगा ये कौन से टॉपिक से और कहाँ की सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस से उठ के आया है। पूरा पेपर भी करवाने वाला हूं मैं, 2016 में जो आरएचओ का पेपर था वो भी करवाने वाला हूं, कल या परसों में आपको वो भी करवाऊंगा। ठीक है, तो आरएचओ 2016 में जो पेपर हुआ था उसमें स्टेट के टोटल में, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 क्वेश्चन का मतलब समझते हो, 4 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपकी रैंक बन जाती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था बायोमेट्रिक स्टडी इन्वॉल्व, जैवमितीय अध्ययन के अंतर्गत आता है। जैवमितीय अध्ययन के अंदर क्या चीज आती है? ऑप्शन है सैंपल स्टैटिस्टिक, नमूना सांख्यिकी, दूसरा आपको ऑप्शन दिया था टेस्ट स्टैटिस्टिक, परीक्षण सांख्यिकी, तीसरा ऑप्शन था उपरोक्त दोनों, ठीक है, बोथ अबाउ, और चौथा था उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। देखो ज्योमेट्री, बायोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, हम हमेशा पढ़ते हैं ना, जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो बोले बायोमेट्रिक करना पड़ेगा, बायोमेट्रिक करना पड़ेगा। बायोमेट्रिक का मतलब होता है हमारे बॉडी का मेजरमेंट, है ना, ह्यूमन की बॉडी का मेजरमेंट। हम कैलकुलेशन करते हैं ह्यूमन का जो बॉडी होती है, जैसे हम थंब करते हैं, बायोमेट्रिक करते हैं, तभी हमें परीक्षा में बैठने को मिलता है। तो कुल मिला के जो हमारी बॉडी का मेजरमेंट होता है, जो इससे हम करते हैं, उसको हम बायोमेट्रिक बोलते हैं। और बायोमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए, जैसे मान लो कि 1000 लोग है, 1000 लोग का बायोमेट्रिक किया गया है, तो उसका एनालिसिस होता है। तो एनालिसिस के लिए क्या लिया जाता है? पहली बात सैंपल स्टैटिस्टिक्स। सैंपल स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है, मान लो यहाँ पे 1000 लोग है, 1000 लोग में से 10 लोगों का क्या लिया, 10 लोगों को सिलेक्ट किया, मतलब ये तो हो गया सैंपल ले लिया, ये तो क्या ले लिया, सैंपल। अब इन 10 लोगों का बायोमेट्रिक करके क्या किया, एनालाइज किया। ठीक है, एनालाइज किया तो एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस में किस में करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो सैंपल स्टैटिस्टिक्स का मतलब यही हो गया कि पॉपुलेशन में से, मतलब पॉपुलेशन का मतलब हो गया 1000, जो टोटल होता है उसको हम पॉपुलेशन बोल देते हैं, जो टोटल होता है उसको हम पॉपुलेशन बोल देते हैं, उसमें से कुछ लोगों को हमने सिलेक्ट किया तो वो हो गया सैंपल, और इस पे हमने क्या किया, एनालिसिस किया, तो हो जाता है सैंपल स्टैटिस्टिक्स। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, परीक्षण सांख्यिकी। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होता है, यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, ये पता करते हैं कि जो आपने किया है एनालिसिस वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, हाँ, यहाँ पर क्या होती है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इनको देखा जाता है कि रिजेक्ट हो रही है या एक्सेप्ट हो रही है, जो आपने काम किया वो सिग्निफिकेंट है, ट्रू है या फॉल्स है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन मिलके ही किसी चीज को किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पे सैंपल स्टैटिस्टिक और टेस्ट स्टैटिस्टिक दोनों सही है, तो यहाँ पे बोथ ऑफ ऑप्शन आएगा करेक्ट। ये दोनों मैं बता दूं, ये दोनों आपके सिलेबस में से ही पूछे गए, ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर ही है। मैं बताऊंगा अभी, सिलेबस भी बताऊंगा अभी आपको, ठीक है, तो सिलेबस भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। कोई कुछ बाहर से क्वेश्चन नहीं है, सिलेबस के अंदर से ही है सब कुछ, पूरा पेपर भी सोल्व करवाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल कंसीडर्ड इन अ सैंपल इज बेसिकली रिफर टू अस। किसी नमूने में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? अब जैसे मान लो ये 1000, ये तो क्या हो गई, पॉपुलेशन, जैसा मैंने बोला क्या, पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, जो टोटल होता है उसको पॉपुलेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या किया, 10 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया सैंपल। लेकिन ये सैंपल बोला है, कितने लोग हैं अंदर, 10, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सैंपल का साइज कितना हो गया, 10। तो इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे, सैंपल साइज कितना है, इस सैंपल का सैंपल साइज कितना है, 10। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि किसी नमूने में उपस्थित व्यक्तियां, मतलब कितने टोटल
व्यष्टियों की संख्या को क्या कहा जाता है, नमूने में उपस्थित कितने लोग हैं यहाँ पर, उसको क्या कहेंगे, उसका साइज बोलेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, सैंपल साइज। सैंपल साइज मतलब सीधी सी बात है ना, कि मान लो क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, 100 में से 10 बच्चों को बाहर बुलाया, ठीक है, 10 बच्चों को सिलेक्ट किया किसी भी टेस्ट के लिए कि 10 बच्चे टेस्ट दे देंगे या 10 बच्चों को हम खिलाएंगे तो वो पूरा का पूरा रिजल्ट बता देंगे या 10 पूरे 100 लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो क्या हो गया, 100 बच्चों में से हमने 10 बच्चों को ले लिया, तो ये तो हो गया सैंपल। लेकिन सैंपल का ये इसके अंदर जो संख्या है, सैंपल की संख्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैंपल का साइज। तो आंसर आ जाएगा नमूने का आकार या सैंपल साइज। ठीक है, सब कुछ सिलेबस के अंदर से ही अभी बताऊंगा, सिलेबस भी इसका। ठीक है, फिर दिया है द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑब्टेन फ्रॉम द मीन इज रिफर्ड। अंकगणितीय वर्ग के विचलन से प्राप्त माध्य निर्दिष्ट करता है। देखो या स्क्वायर है, अगर स्क्वायर के आगे रूट आ जाता है, ठीक है, स्क्वायर के पीछे अगर रूट लगा जाता है, स्क्वायर रूट आता, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मैं इसको बताता हूँ, सोल्व करके बताता हूँ। क्या लिखा, अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर, ये तो हो गया अर्थमेटिक मीन, ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, बना रहा हूं, क्या बनेगा, ये हो गया अर्थमेटिक मीन x बार, ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, डेविएशन का मतलब होता है अंतर, डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएशन का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस, ऑब्टेन फ्रॉम द मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द क्या हो रहा है, कहां से, मीन वैल्यू से, x से क्या होता है, उसको आपको क्या बोलोगे, स्क्वायर को 1/n, टोटल नंबर ऑफ संख्या भी आएगी साथ में। तो यहाँ पे मान लो टोटल नंबर ऑफ संख्या आपको दी है और मीन से क्या दिया है, डेविएशन दिया है, अंतर दिया, और पूरा का स्क्वायर क्या कहलाता है, सिग्मा स्क्वायर। क्या कहलाता है, ये वेरिएंस कहलाता है। क्या कहलाता है, वेरिएंस कहलाता है। आंसर आपका ये रहा, वेरिएंस। लेकिन अगर ये रूट बोल देता तो यहाँ पे रूट आ जाता, तो स्क्वायर हट जाता, तो ये क्या बन जाता, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता। ठीक है, एक एक चीज को खोल के पढ़ाता हूं मैं और खोल के पढ़ाऊंगा भी सभी, पूरा लेक्चर हम करने वाले हैं। नीचे क्वेश्चन से हमने शुरू किया है ताकि आइडिया लगे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। नीचे में पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। फिर दिया है एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जो एरर आती है उसको क्या कहा जाता है, तो ये सभी लोग जानते हैं। उसको क्या कहते हैं, बफर भी नहीं कहते, बस भी नहीं कहते, उसको कहते हैं बग। क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। बस तो क्या होता है, वो होता है, रूट होता है। ठीक है, बस तो क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, तो टोपोलॉजी बोलते हैं। बस जो है क्या है, टोपोलॉजी का पार्ट है। कंप्यूटर के अंदर टोपोलॉजी सिस्टम होता है, वो टोपोलॉजी सिस्टम का पार्ट होता है बस। तो बग क्या होता है, कंप्यूटर की जो भी एरर आती है उसको हम बग कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन जो स्टेट के अंदर पूछे गए थे, याद रखना 4 क्वेश्चन ये स्टेट के अंदर 2016 आरएचओ के पेपर में पूछे गए थे। और 4 क्वेश्चन 4 नंबर बहुत ही मेजर करता है। 8 टॉपिक में से 4 क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना, स्टेट का जो 8 टॉपिक है आपके बेसिक। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो उसके पहले मैं आपको ये थोड़ा सा सिलेबस, ठीक है, ये सिलेबस आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स आरएचओ 2016 का जो सिलेबस था, देखो पहला ही टॉपिक क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा था सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था, तो सिलेबस में अंदर उसको हो सकता है बाई चांस मिस कर क्या नहीं डाला, क्योंकि डिस्पर्सन पूछा तो सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ से एक क्वेश्चन 2016 में आया, यहाँ से एक क्वेश्चन 2016 में आया। ठीक है, प्रायिकता से नहीं पूछा गया लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। ठीक है, फिर कोरिलेशन आपके सिलेबस में डिजाइन है, और ये कंप्यूटर वाला एक क्वेश्चन यहाँ से आया था। ये 4 क्वेश्चन, 8 टॉपिक में से 4 क्वेश्चन आए थे। ये 8 टॉपिक 8 लेक्चर 8 वीडियो लेक्चर के अंदर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं 4 से 5 लेक्चर तो यूट्यूब पे दूंगा, बाकी कोर्स के अंदर दूंगा। ठीक है, तो ये सिलेबस था, इसमें से 4 क्वेश्चन आते। देखो 4 के 4 क्वेश्चन सिलेबस के अंदर से, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं था। ठीक है, कोर्स के अंदर की बात करें तो ये हमारा कोर्स है, जैसा कि मैं कोर्स का लेक्चर भी है वो डाउनलोड लॉन्च कर चुका हूँ। आरएचओ का हमारा ये ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको लेक्चर भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, और 30+ आपको टेस्ट मिलेंगे, जिसमें एग्रीकल्चर और प्लस सीसेट दोनों दिया जाएगा। 200 नंबर का पेपर होगा, पूरा का पूरा हिंदी माध्यम में हम दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। पहले 100 स्टूडेंट इस कोर्स को लेते हैं तो ये कोर्स मात्र 499 रुपये मिल जाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, ये कोड लगाना है RHO 30, अदरवाइज इस 100 बच्चे के बाद कोर्स की प्राइस 799 रुपये हो जाएगी। कोर्स लेने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारी ऐप एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस को आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, और भी वीडियो लेक्चर की लिंक भी दी है, कोर्स से रिलेटेड लिंक भी दी हुई है, आप सारा देख सकते हो। कोई डाउट हो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, कोर्स में सारा आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चंस को एनालाइज करके ही पढ़ाया जा रहा है। अब बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की, स्टेट्स के। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा आज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल बनेगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखो बेसिक क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है वो कहां से लिया गया है।
जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है वो किस भाषा से बना है, जैसे हम पढ़ते हैं ना एग्रोनॉमी जो है ग्रीक वर्ड है, एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है, वैसे स्टैटिस्टिक्स जो है किस वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो स्टैटिस्टिक्स की उत्पत्ति हुई है 3 अलग अलग वर्ड है यहाँ पे, एक होता है लैटिन वर्ड, एक होता है इटालियन वर्ड और एक होता है जर्मन वर्ड। लैटिन वर्ड जो है वो कौन सा है, स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। ठीक है, तीनों का मतलब क्या होता है, तीनों का मतलब होता है राजनीतिक, राज्य से, राजनीतिक पॉलिटिकल स्टेट से इसका मतलब होता है मतलब। और इसके अगर हम बात करें सांख्यिकी के फादर की तो वो कौन है, R.A. फिशर साहब है, R.A. फिशर साहब हैं। और ये सांख्यिकी को एक अलग से शास्त्र, अलग से विज्ञान बनाने का जो काम किया था वो गॉटफ्राइड एकेनवाल ने किया था। ठीक है, कि ये सांख्यिकी जो है पहले अलग से एक विषय नहीं था, इसको अलग से विषय बनाने का, जो इसको अलग से विषय का दर्जा देने का जो काम किया था वो गॉटफ्राइड एकेनवाल ने किया था। तो सिंपल यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो लैटिन, इटालियन और जर्मन तीनों वर्ड से हुई है। क्वेश्चन आए तो तीनों अगर है ऑप्शन में तो ऑल ऑफ दिस लगाना है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। जैसे मैंने बोला फादर कौन है, R.A. फिशर साहब है और अलग से विज्ञान बनाने का श्रेय गॉटफ्राइड एकेनवाल को जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टैट्स को जो है हैज बीन डिफाइंड इन 2 सेंस। स्टैटिस्टिक्स को 2 तरीके से परिभाषित किया गया है, 2 वचन में परिभाषित किया गया है। ठीक है, 2 वचनों में परिभाषित किया है। क्या, एक तो होता है एक वचन जिसको सिंगुलर सेंस बोलते हैं, दूसरा जो होता है हमारा प्लूरल सेंस जिसको बहुवचन बोलते हैं। एक वचन बहुवचन से मतलब क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं डाटा। ये जो डाटा है, ये डाटा क्या है, डाटा मतलब इसको हम बोलते हैं आंकड़े, हिंदी में बोलोगे तो आंकड़े। ठीक, तो डाटा को हिंदी में बोलो आंकड़े, मतलब ये क्या है, बहुवचन शब्द है। याद रखना, आंकड़ा जो डाटा है, डाटा अपने आप में बहुवचन है। डाटा एक नहीं होता, हम बोलते हैं ना डाटा लेके आ, डाटा लेके आ मतलब कि एक से ज्यादा होगा तभी हमने डाटा बोला। तो डाटा का सिंगुलर वर्ड क्या होता है, डाटा का जो एक वचन वर्ड होता है, सिंगुलर वर्ड क्या होता है, वो होता है डेटम, वो होता है डेटम, जिसको हम आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, डाटा का सिंगुलर होता है आंकड़ा। तो जो सिंगुलर सेंस में स्टेट को परिभाषित करते हैं, सिंगुलर सेंस का मतलब है कि यहाँ पर हम सिर्फ साइंस की बात करते हैं। ठीक है, साइंस मतलब सांख्यिकी को एज ए हम क्या यहाँ पे विज्ञान मानते हैं। ठीक है, साइंस मानकर स्टडी करते हैं। और यहाँ पे प्लूरल सेंस की बात करें तो प्लूरल सेंस में उसको हम एज ए स्टैटिस्टिकल डाटा, आंकड़े के अकॉर्डिंग, ठीक है, आंकड़े अकॉर्डिंग एज ए स्टैटिस्टिकल डाटा, सांख्यिकीय आंकड़ा मानकर उसको अध्ययन करते हैं। याद रखना, सिंगुलर सेंस मतलब उसको साइंस माना जाता है, प्लूरल सेंस मतलब कि उसको एज ए डाटा, आंकड़ों को लेके अध्ययन करना प्लूरल सेंस के अंदर आता है। ठीक है, 2 चीजें, दोनों को हम थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं इन दोनों की। बिल्कुल जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे क्लियर हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। ये देखो, सिंगुलर सेंस में हम इसको क्या मानते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड, साइंस मानते हैं इसको। ठीक है, सांख्यिकी विधियां मानकर चलते हैं। और सांख्यिकी विधियों के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आप थीसिस करते हो तो फील्ड पे जाते हो, डाटा का कलेक्शन करते हो, डाटा को कलेक्ट करते हो, फिर डाटा को कॉपी के अंदर लिखते हो, तो टेबल में लिखते हो, उसको क्लासीफाई करते हो, फिर क्या करते हो, सिनॉप्सिस बना के वहां पे प्रेजेंट भी करते हो। प्रेजेंट करने के बाद फिर एनालाइज करते हो, एनालाइज करने के बाद रिजल्ट दे देते हो। तो ये पूरी डेफिनेशन किसके अंदर, सिंगुलर सेंस में। देखो, मे बी डिफाइन एज द साइंस ऑफ कलेक्शन करोगे, प्रेजेंटेशन करोगे, एनालाइज करोगे और रिजल्ट दे दोगे। ठीक है, प्रस्तुति, संग्रहण करोगे डाटा का, प्रस्तुत करोगे, प्रेजेंटेशन, विश्लेषण, एनालाइज करोगे, व्याख्या के विज्ञान को हम क्या कह देते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, ये साइंस की बात हो गई। साइंस के अंदर हम प्रिंसिपल्स आते हैं, टूल्स आते हैं, टेक्निक आती है। तो जैसे डाटा को कलेक्शन करने के लिए आप टेक्निक यूज करोगे, टूल्स यूज करोगे, प्रेजेंट करने के लिए भी टेक्निक और टूल्स यूज करोगे, एनालाइज करने के लिए भी सॉफ्टवेयर यूज करोगे। ये सारे क्या मेथड है। ठीक है, और फिर हमने क्या बोला, प्लूरल सेंस है। प्लूरल सेंस का मतलब है बहुवचन है। सांख्यिकी बहुवचन के रूप में क्या होता है, सांख्यिकी डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा या सांख्यिकी आंकड़ों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्लूरल सेंस में इसको आंकड़ों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या हो गया कि जितने भी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होते हैं, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मतलब जितने भी तथ्य होते हैं उनको क्या माना जाता है, स्टैटिस्टिकल आंकड़े मानकर अध्ययन किया जाता है। देखो, सांख्यिकी एक दूसरे के संबंध रखे गए किसी भी विभाग के तथ्यों का संख्यात्मक अध्ययन है। तथ्य का जो भी तथ्य है उनका संख्यात्मक अध्ययन क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक कहलाता है। किस सेंस में, प्लूरल सेंस में। ये बेसिक चीज हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पे हम बात करते हैं, मेन चीज आते हैं आपके कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात हमने की थी ना, ये है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ से ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हो जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब इसको आवृत्ति भी बोला जाता है और हिंदी में
बारंबारता भी कहते हैं। इसलिए हिंदी पढ़ना थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है। क्यों दिक्कत करता है हिंदी पढ़ना? थोड़ा सा दिक्कत इसलिए भी करता है क्योंकि हिंदी में जो क्वेश्चंस बनाते हैं ना पेपर सेटर, उनकी लैंग्वेज बहुत ही गड़बड़ होती है। लेकिन क्या करें, हिंदी में समझ में जल्दी आता है, याद जल्दी रह जाता है, ठीक है, इसलिए हिंदी पढ़ना पड़ता है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों लेके आया हूँ मैं यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब जैसे हम रेडियो सुनते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी, या फिर हम बारंबारता का मतलब समझ लो। बारंबारता का मतलब कोई चीज बार बार होना। आवृत्ति का मतलब है कि कोई चीज बार बार आना, तो इसको हमने क्या बोल दिया? आवृत्ति बोल दिया। मतलब कोई ऐसी संख्या है जो क्या कर रही है, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बार बार रिपीट हो रही है, उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने लिखा 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 2 लिखा। अब यहाँ पे देखो कौन सी ऐसी संख्या जो बार बार आ रही है? ये 2 जो देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सबसे ज्यादा बार 2 कितनी बार आई? 4 बार। तो ये 4 क्या हो गई? इसकी 2 की फ्रीक्वेंसी हो गई। जो संख्या बार बार रिपीट हो रही, तो 2 4 बार रिपीट हो रही है, तो 4 क्या हो गई? 2 की फ्रीक्वेंसी। 4 को देखो 4 1 बार आया, 2 बार आया, तो 4 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 2, क्योंकि 4 2 बार आया, है ना। तो संख्या जो क्या डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बार बार आती है, ठीक है, विच इज रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, वो संख्या जो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मेन चीज याद रखने वाली क्या है? बार बार जो दोहराई जाती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। मेन चीज याद रखने वाली बात क्या है? ये कभी भी माइनस में नहीं होती। फ्रीक्वेंसी कभी भी नकारात्मक नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, ना ही कभी दशमलव में होती। कभी भी 1.5 फ्रीक्वेंसी किसी की भी नहीं होती है, ठीक है। या तो फ्रीक्वेंसी 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी, ठीक है। हमेशा इंटीजर नंबर में होती है, निश्चित होती है। तो क्या याद रखना है मेन चीज यहाँ पे? कि फ्रीक्वेंसी ना तो कभी नेगेटिव होती है, ना तो माइनस में होती है, ना ही कभी दशमलव में या भिन्न में होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमेशा निश्चित होती है। मैं बता चुका हूँ एग्जाम्पल लेके कि यहाँ पे हमारे पास मान लो 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 4 है, 6 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से। तो 2 देखो 2 कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 2 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 3। 3 देखो कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 3 की फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। 4 भी 2 बार आया तो 4 की फ्रीक्वेंसी 2। 6 कितनी बार 2 बार आया? तो 6 की फ्रीक्वेंसी 2। ये हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी। देखो फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या है? निश्चित संख्या है, ना तो दशमलव है, ना ही नेगेटिव है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बाद आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो जैसे अभी हमने ऊपर फ्रीक्वेंसी बनाई थी, अभी है ना, मैंने लिखा था ना कि 2 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, फिर 4 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, 6 की फ्रीक्वेंसी 3 है, इस तरीके से। अब इसको क्या करना है? इसको सारणी के अंदर लिख देना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को सारणी के अंदर लिख देना क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो आंकड़ों के सारणी रूप को जिसमें चर के मानों के साथ उनकी बारंबारता दी हुई रहती है। चर क्या हो गए? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या, ये हमने चर लिखे, चर मतलब क्या हो गया? जैसे ये 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा। अब इसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी हो साथ में, जैसे 2 4 बार आया है, 3 जो है 2 बार आया है, 4 जो 2 बार आया है, 5 जो है 4 बार आया है, या 3 बार आया है, ठीक है। तो इनके चर के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी को सारणी के अंदर लिख देना बारंबारता सारणी या बारंबारता बटन या आवृत्ति वितरण या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। समझ में आ गया? यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेड आइटम। फ्रीक्वेंसी किसके? रिपीटेड आइटम, जो आइटम रिपीट हो रहे हैं ग्राफिकली या टेबुलर फॉर्म में, उसको हम बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे 2 चीज बताता हूँ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है सतत, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है सतत, ठीक है, सतत, ठीक है, और एक होता है असतत। सतत और असतत। सतत मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा होता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है कंटिन्यूअस और दूसरा होता है डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? जैसे मान लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस। मतलब 10 से 20 जा रहा है, वापस 10 से शुरू हो रहा है, वापस 20 से शुरू हो रहा है। डिस्क्रीट का मतलब क्या हो गया? डिस्क्रीट का मतलब 2 चीज हो सकती है, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब यहाँ पे चर दिए हुए डायरेक्ट, क्या? जैसे ये दिया है, क्या? जैसे मान लो 0 से 9 दे दिया क्लास, फिर 10 से शुरू हो गई 19 हो गया, फिर 20 से शुरू हुई 29 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 9 और 10 दोनों अलग अलग है, तो इसको डिस्क्रीट क्लासेस बोल देते हैं। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ये होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 2 तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर बात करते हैं विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल को हिंदी में क्या कहते हैं? या तो वर्ग विस्तार कहते हैं या वर्ग अंतराल कहते हैं। तो क्या होता है वर्ग विस्तार या वर्ग अंतराल? मतलब कि पहले समझो यहाँ पे क्लास लिमिट, क्लास लिमिट समझो, वर्ग सीमा समझो, ठीक है, वर्ग सीमाएं।
वर्ग सीमाएं समझो। वर्ग सीमाएं मतलब जैसे मान लो ये हमारा वर्ग दिया है, ठीक है, वर्ग मतलब क्लास दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है हमने 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 ये लिखा है। तो इसमें क्लास सीमाएं या वर्ग सीमाएं कौन सी है, क्लास सीमाएं या वर्ग सीमाएं कौन सी है? तो यहाँ पे देखो ये जो है इस तरफ की जितनी भी है ये क्या है, निम्न सीमा है, मतलब लोअर लिमिट। निम्न सीमा है मतलब ये है सारी लोअर लिमिट, ये 0, ये 10, ये 20, इस तरफ की सारी क्या है, लोअर लिमिट है, ठीक है, निम्न सीमा है। और ये इधर वाली जितनी भी है ये सारी क्या है, अपर लिमिट है, मतलब उच्च सीमा है, ठीक है, उच्च सीमा है। समझ गए कि 0 ये है निम्न सीमा है, 10 उच्च सीमा है, ये 10 निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, ये 20 निम्न सीमा है, ये 30 उच्च सीमा है। तो वर्ग अंतराल क्या हो गया, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देने से जो हमें मिलता है वो वर्ग अंतराल कहलाता है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या, उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा देने पर जो मिलता है वो क्या कहलाती है, वर्ग अंतराल कहलाता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ग दिया है, क्लास दिए है ना, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 ऐसा दिया है, और पूछा जाए इसकी क्या है, वर्ग अंतराल कितना है, तो निकाल लो। यहाँ पे उच्च सीमा कितनी है, पहले वर्ग की 10 है तो 10 रखी, फिर इधर कितनी है, 0 है तो 0 रखा, अंतर कितना आया 10 का, तो वर्ग अंतराल कितना हो गया, पहली क्लास का 10। दूसरे का निकालना तो निकाल लो, 20 दिया है, माइनस 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। तीसरे का भी निकालोगे तो 10, कितना आया वर्ग अंतराल, तीनों क्लासेस का 10 आया। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल में इसमें एक चीज और आती है, डिटेल में क्या आती है कि मान लो 0 से 9 दिया है और फिर 10 से 19 दिया है, तो इस क्लास का वर्ग अंतराल कितना होगा, इस क्लास का वर्ग अंतराल कितना होगा। आप फार्मूला लगाओगे 9 लिखोगे, फिर यहाँ लगाओगे 0 तो कितना आएगा 9, लेकिन ये गलत है, 9 नहीं है, 9 नहीं, इसका भी अंतराल वर्ग अंतराल कितना होगा, एक्चुअल आंसर 10 ही होगा, इसका भी 10 ही होगा। आप बोलोगे सर कैसे, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा ना, 10 कैसे हो गया, 10 इसलिए होगा, देखो यहाँ पे ये 9 के बाद यहाँ 10 से शुरू हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पे 9.5 कोई आंकड़ा है तो इसको कहाँ रखोगे, इस क्लास में भी नहीं रख सकते इसको, कहाँ, इस क्लास के अंदर रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। 10 इस क्लास में भी नहीं आ रहा है, ये 9.5 इस क्लास में भी नहीं आ रहा है, और ये 10 से 19 है तो 9.5 इस क्लास में भी नहीं आ रहा है, तो ये जाएगा कहाँ, नहीं आ रहा ना। तो पहले ऐसी क्लास जो होती है ना, इसको इनको वापस कंटिन्यूअस में बदलते हैं, डिस्क्रीट है इसको कंटिन्यूअस में बदलते हैं। कंटिन्यूअस में बदलते हैं तो लोअर लिमिट से, मतलब जो लोअर लिमिट होती है निम्न सीमा में से भी 0.5 माइनस करते हैं और उच्च सीमा में भी 0.5 माइनस करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, -0.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.5, फिर ये 9.5 से ये हो जाएगा 19.5। अब इसकी विड्थ निकालो, ठीक है, 9.5 माइनस 0.5, तो 9.5 माइनस प्लस 0.5 कितना हो जाता है, 10। ये तो हो गया सॉल्यूशन। डायरेक्ट ट्रिक बताऊं, डायरेक्ट ट्रिक क्या है इसकी, 0 से 9 दिया है और 10 से 19 दिया है, यहाँ से देखो यहाँ 9 के बाद 10 आ रहा, कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। आपने विड्थ निकाली कितनी आई, 9 में ये अंतर जोड़ दो, जितना भी अंतर है जोड़ दो तो एक्चुअल विड्थ निकल के आ जाती है, ठीक है। ये डिटेल में जब मैं पढ़ाऊंगा कभी तो बताऊंगा, ठीक है, इस चीज को समझना। अब बात करते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होती है, मिड पॉइंट क्या होता है, तो मिड पॉइंट मिड वैल्यू क्या होता है, जैसे हमें क्लास दी है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, और हमें बोला जाए, ठीक है, ये क्लास दी है, वर्ग दिया है और बोला कि यहाँ पे मिड वैल्यू निकालो, मिड पॉइंट निकालो, तो कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट दोनों को जोड़ के 2 का भाग, ठीक है, जैसे 0 दिया है प्लस 10 दिया है तो ये हमारी लोअर लिमिट है, ये फार्मूला दिया है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो 0 10 को 2 जोड़ा बटे 2 किया तो 10/2 कितना आ जाएगा, 5, तो कितना आ गया मिड पॉइंट 5। फिर 10 दिया, 10 में 20 जोड़ोगे, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना हो गया, 30/2 कितना हो जाएगा, 15, तो यहाँ आ जाएगा 15। इस तरीके से आप मिड पॉइंट निकाल सकते हो। क्या होता है, किसी वर्ग की दोनों सीमाओं के मध्यमान, मतलब दोनों सीमाओं का मध्यमान मतलब क्या हो गया, दोनों सीमाओं को जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो दोनों, जैसे 0 से 10 का मध्यमान क्या होगा, 5, 10 से 20 30 है, तो इन दोनों का मध्यमान क्या होगा, 15, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। फार्मूला दिया है, फार्मूले से आप निकाल सकते हो। डायरेक्ट डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, 4 से 5 क्वेश्चन आना तय है। आरएसयू की एग्जाम में स्टेट से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। फिर क्या होता है, अरे, अरे क्या होता है, मतलब चर के परिणाम को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। जो भी चर है, मतलब जो हमारे डाटा है, उन डाटा को क्या करना, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना, ठीक है। अब जैसे मान लो 1 दिया है, 3 दिया है, 0 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है। अब डाटा ऐसा है तो अब इसको क्या करना है, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो मैं क्या हूँ, बढ़ते क्रम में लिखता हूँ, जैसे 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा। इस तरीके से जमाना क्या कहलाता है, अरे कहलाता है, ठीक है। बस इतना ही इसके अंदर। फिर बात करते हैं एक्टिव फ्रीक्वेंसी। एक्टिव फ्रीक्वेंसी मतलब सक्रिय आवृत्ति या सक्रिय बारंबारता हिंदी में, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी समझ लेना और इंग्लिश वाले ऊपर देख लेना, मैं जस्ट समझा देता हूं क्या होता है एक्टिव फ्रीक्वेंसी।
देखो हमें दिया है वर्ग, ठीक, वर्ग में हमें दिया 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। सिंपल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। यहाँ पे हमें क्या दी, आवृत्ति दी है, आवृत्ति दी या बोलो बारंबारता, ठीक है। यहाँ दिया हमें क्या, 2 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, ऐसा दिया है, ठीक। पहली चीज क्या है, फार्मूला समझना। फार्मूला क्या है एक्टिव फ्रीक्वेंसी का, कि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति ऑफ आवृत्ति, वर्ग की आवृत्ति, ठीक है, वर्ग की आवृत्ति, वर्ग की आवृत्ति। अब देखो पहले वर्ग की आवृत्ति कितनी है, 2, यहां निकाल देता हूं। पहले वर्ग की आवृत्ति कितनी है, 2 बटे में क्या करेंगे, वर्ग अंतराल, वर्ग का अंतराल कितना है, तो देखो पहले वर्ग का अंतराल कितना है, 10। तो एक्टिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, पहले वर्ग की आवृत्ति 2, पहले वर्ग का अंतराल 10, तो कितना आ जाएगा 0.2, ये आ गई एक्टिव फ्रीक्वेंसी। एक्टिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, आवृत्ति और वर्ग अंतराल की चौड़ाई का अनुपात, ठीक है। आवृत्ति कितनी है, 2, वर्ग अंतराल कितना है, 10, तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, एक सक्रिय आवृत्ति या एक्टिव फ्रीक्वेंसी हो जाती है। दूसरे का निकालोगे, जैसे इसका निकालोगे तो आवृत्ति 5, वर्ग अंतराल कितना है 10, दोनों का अनुपात कितना आ रहा है 0.5, तो ये क्या हो गया, एक्टिव फ्रीक्वेंसी हो गई। तो डेफिनेशन डायरेक्ट एग्जाम में आ सकती है। और एक्टिव फ्रीक्वेंसी को और क्या कहा जाता है, याद रखना, एक्टिव फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति घनत्व या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी कहते हैं और आवृत्ति घनत्व भी कहा जाता है। क्या होता है फार्मूला, कि वर्ग की आवृत्ति को उसके वर्ग अंतराल से भाग दे दो तो एक्टिव फ्रीक्वेंसी निकल जाती है, सक्रिय फ्रीक्वेंसी निकल जाती है, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं आपको, अगर इसको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में जानना है, तो ये जो मेरा YouTube चैनल है इसी में मैंने फीचर्स करके रखा हुआ है। नीचे जब आप जाओगे, अबाउट में जाओगे और नीचे देखोगे तो एक चैनल है वहां पे, स्टैटिस्टिकल स्टडी हब, वहां पर डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आपके अपने एग्रीकल्चर के जितने भी बच्चे हैं ना, जो BSc और MSc का स्टेट पढ़ते हैं, वो मैंने पढ़ा रखा है वहां पे, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिसको सापेक्ष फ्रीक्वेंसी हिंदी में कहते हैं। मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, इसका होता है आवृत्ति, वर्ग की आवृत्ति, ठीक है, वर्ग की आवृत्ति मतलब जो क्लास की आवृत्ति है अपॉन में कुल आवृत्ति को भाग दे दो, वर्ग की आवृत्ति को कुल आवृत्ति से भाग दे दो तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। देखो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास, मतलब वर्ग की आवृत्ति को टोटल फ्रीक्वेंसी से भाग दे दो। अभी हमने क्वेश्चंस किया 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 2 ही ले लेते हैं, ये वर्ग दिया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 दी, 5 दी, ठीक है, एक और ले लेते हैं, 20 से 30, यहाँ पे हो गए 3, तो ये फ्रीक्वेंसी दी है, ये वर्ग दिया है, तो यहाँ पे वर्ग की फ्रीक्वेंसी, पहले वर्ग की फ्रीक्वेंसी 2 है, टोटल फ्रीक्वेंसी कर लो, 5 3 8 और 2 10, टोटल 10 है, भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 0.2। ये जो आई आपकी क्या है, यहाँ निकालता हूं कितना आया, यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.2, फिर यहाँ रखोगे 5 है, टोटल 10 है, यहाँ जाएगा 0.5, यहाँ रखोगे कितना आ जाएगा 0.3, और टोटल जोड़ोगे, जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है टोटल फ्रीक्वेंसी जोड़ने पर 1 आता है। देखो 0.5 0.2 0.3 टोटल करोगे तो 1 आ जाएगा, तो टोटल जो होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो 1 होता है। तो क्या हो गया, किसी वर्ग की आवृत्ति और कुल आवृत्ति का जो अनुपात होता है वो सापेक्ष आवृत्ति कहलाता है। फार्मूला भी दिया हुआ है आपके पास यहाँ नीचे। फिर आप बात करते हैं एक्सक्लूसिव मेथड और इंक्लूसिव मेथड पे। एक्सक्लूसिव मेथड मतलब अपवर्जी विधि, और इंक्लूसिव जो होता है उसको समावेशी विधि कहते हैं। क्या होता है समझो मतलब क्या होता है। ये वर्ग दिया है, समझना, सब एग्जांपल से बता रहा हूं, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। ये जो है इसको क्या बोलेंगे, इसको एक्सक्लूसिव अपवर्जी विधि बोलेंगे या फिर इसको हम इंक्लूसिव या समावेशी बोलेंगे। देखो एक्सक्लूसिव और अपवर्जी विधि का मतलब क्या होता है कि पहले वर्ग की जो उच्च सीमा है, पहले वर्ग की जो उच्च सीमा है, ठीक है, ये पहले वर्ग की उच्च सीमा 10 और दूसरे वर्ग की जो निम्न सीमा है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ये बराबर है, यही बोला गया है। देखो वर्गों की सीमा इस प्रकार निर्धारित करते हैं कि प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा आगे आने वाले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर हो। तो देखो इसकी पहले वर्ग की उच्च सीमा आगे आने वाले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर है, तो इसको अपवर्जी विधि कहते हैं, ठीक है, अपवर्जी विधि कहा जाता है। और इसमें मान लो कोई आंकड़ा है 10, तो वो आंकड़ा ये रखा है ना, उच्च सीमा के बराबर मान रखने वाले पद को अगले वर्ग में रखा था। अब जैसे उच्च सीमा क्या है 10 और मान भी यहाँ पे कितना है 10, तो इसको कहाँ रखेंगे, तो इसको अगली वर्ग में रखा जाता है, अगले वर्ग में रखा जाता है, यहाँ पर रखा जाता है, ना कि यहाँ पे, ठीक है। ये होता है अपवर्जी विधि, ठीक है। अब समावेशी इंक्लूसिव मेथड क्या होता है, देखो इंक्लूसिव मेथड में वर्ग बना देता हूँ फिर से, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 5 3 ले ली हमने।
ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, ये तो हमारा इंक्लूसिव हो गया। अपवर्जी विधि क्या होगा, अपवर्जी विधि होगी 9, 19 और 29। देखो यहाँ पे अपवर्जी विधि का मतलब है कि पहली क्लास प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा और उसके आगे की जो निम्न सीमा है वो आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए, ये लिखा है। देखो वर्गों की सीमाएं इस प्रकार निर्धारित की जाए कि दो वर्गों की सीमाएं अब उभयनिष्ठ ना हो। उभयनिष्ठ मतलब बराबर ना हो, मतलब अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास क्या हो, डिफरेंट हो। डिफरेंट हो मतलब ये 9 है और ये 10 है, दोनों अलग अलग होनी चाहिए। अब यहाँ पे मान लो कोई डाटा क्या है 9 है, तो वो 9 डाटा कहाँ काउंट होगा, यहाँ तो 10 आ रहा है, यहाँ तो जाएगा नहीं, वो उसी क्लास में काउंट होगा, यहीं पे काउंट होगा, उच्च सीमा में काउंट होगा, ये लिखा है। इस प्रकार के वर्गीकरण में उच्च सीमा शामिल होती है। तो देखो ये 9 है तो ये 9 उच्च सीमा में ही शामिल होगा। तो ये क्या होता है, इंक्लूसिव मेथड या समावेशी मेथड, एक्सक्लूसिव या अपवर्ती विधि होती है। ठीक है, डायरेक्ट और डेफिनेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो डेफिनेशन हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे डाटा जो है, देखो डाटा का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा बता दूं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो जो डाटा होते हैं वो क्या होते हैं, रा डाटा होते हैं। ठीक है, रा डाटा मतलब ये जो रा डाटा होते हैं वो कौन से होते हैं, प्राइमरी डाटा होते हैं। याद रखना जो प्राइमरी डाटा होता है, चलो ऐसे ही चल लेते हैं, ऐसे ही चलते हैं, ये चलते हैं यहाँ से। ठीक है, सोर्स, डाटा का सोर्स दो है, एक प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा जो होते हैं ये रा डाटा होते हैं। ठीक है, रा डाटा होते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, रा डाटा होते हैं। ठीक, जब रा डाटा का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होती है, एरर इंक्लूड होती है, त्रुटि इंक्लूड होती है। जब एरर इंक्लूड होती है तो इसका क्या किया जाता है, इसमें किया जाता है एडिटिंग। क्या करते हैं इसमें, एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग मतलब कि एरर को रिमूव किया जाता है। ठीक है, एरर को रिमूव किया जाता है। एडिटिंग करने के बाद इसमें क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन। क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, ग्रुप और क्लासेस में अरेंज करते हैं, ग्रुप या क्लासेस में जमाते हैं डाटा को। याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें आंकड़ों को ग्रुप और क्लासेस में जमाया जाता है क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लासिफिकेशन के बाद की प्रोसेस क्या है, टेबुलेशन, टेबल में जमाना। टेबुलेशन, टेबुलेशन का मतलब होता है रो और कॉलम में जमाना। याद रखना टेबुलेशन का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम में जमाना टेबुलेशन कहलाता है। तो दो क्वेश्चन तो यहीं पे बन गए। क्या क्वेश्चन बन रहा है कि आंकड़ों को ग्रुप और क्लासेस में जमाना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। आंकड़ों को रो और कॉलम में जमाना क्या कहलाता है, टेबुलेशन। एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्लासिफिकेशन पहले आता है या टेबुलेशन पहले आता है। तो ध्यान रखना क्लासिफिकेशन पहले आया, उसके बाद नीचे हमने टेबुलेशन लिखा। टेबुलेशन के बाद हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण के बाद हम क्या ड्रा कर देते हैं, रिजल्ट, कंक्लूजन ड्रा कर देते हैं। और रिजल्ट जब हमारा पब्लिश हो जाता है तो वो सेकेंडरी डाटा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्राइमरी डाटा रा डाटा होता है, एडिटिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, टेबुलेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर रिजल्ट ड्रा कर देते हैं, कंक्लूजन दे देते हैं और पब्लिश करा देते हैं। जैसे आप थीसिस पब्लिश करते हो, है ना, थीसिस बनाते हो, तो थीसिस आपकी बनके तैयार हो गई तो वो सेकेंडरी डाटा हो गया। लेकिन काम क्या करते हो आप, यहाँ पे डाटा कलेक्शन करते हो, फिर प्रेजेंटेशन करते हो, फिर एनालिसिस भी करते हो, फिर रिजल्ट लिखते हो, कंक्लूजन देते हो, फिर थीसिस बना देते हो। तो प्राइमरी से सेकेंडरी डाटा की पूरी ये प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अब इसमें देखो प्राइमरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक अन्वेषक मतलब इन्वेस्टिगेटर द्वारा पहली बार एकत्रित किया गया डाटा। जैसे भैया आप एमएससी कर रहे हो तो आप क्या करते हो, आप फील्ड में डाटा कलेक्ट करने जाते हो, पहली बार करते हो। जब भी आप मान लो थीसिस लिखना शुरू करते हो, आप जब थीसिस पे काम करते हो तो पहली बार आप फील्ड पे डाटा कलेक्ट करने जाते हो, पहली बार, है ना। तो वो डाटा क्या कहलाता है, प्राथमिक डाटा कहलाता है। उद्देश्य क्या होता है भाई, आपको एनालिसिस करना है, थीसिस बनाना है, थीसिस सबमिट करना है। तो पहली बार जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो प्राइमरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा मूल डाटा होता है, ओरिजिनल डाटा होता है। आप जो डाटा कलेक्ट करके लाते हो वो ओरिजिनल होता है, आप कहीं से चुरा के नहीं लाते हो, कोई पुराना डाटा नहीं होता, ओरिजिनल होता है, नया डाटा होता है। ठीक है, रा डाटा होता है कच्चा डाटा, मतलब उसमें एरर इंक्लूड होती है, कई बार हमारा रिजल्ट नहीं आता, फिर हम उसमें मैनिपुलेशन करते हैं, मतलब वही एडिटिंग करते हैं। फिर रियल टाइम डाटा होता है, मतलब रियल टाइम और पास्ट टाइम का मतलब क्या है, रियल टाइम मतलब जब आप काम कर रहे होते हो, मतलब तभी प्रेजेंट टाइम में आप कलेक्ट करते हो डाटा। और थीसिस तो आपका पूरा डाटा कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, लास्ट में सबमिट कर दो। जो डाटा आपने 4 महीने पहले कलेक्ट किया था उसका आप प्रेजेंटेशन दे देते हो, मतलब पब्लिश करते हो। मतलब पहले मतलब पास्ट में आपने डाटा कलेक्ट किया, उसका आपने रिजल्ट दिया। और प्राइमरी डाटा मतलब कि अभी आप कलेक्ट कर रहे हो, रियल टाइम बोला जाता है। मोर रिलायबल मतलब अधिक विश्वसनीय होता है ये, क्योंकि रियल टाइम में आपने कलेक्ट किया है। इसमें टाइम ज्यादा लगता है, अधिक समय लगता है और मजदूरी भी लगती है ना। समय ज्यादा लगता है, 3 महीने 4 महीने हम डाटा ही कलेक्ट करते हैं,
ठीक है, कभी हम सोइंग का करते हैं, कभी हम क्या करते हैं पॉट का करते हैं, कभी फ्लावरिंग का करते हैं, तो समय लगता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। महंगी प्रक्रिया है, एक्सपेंसिव है, पैसा लगता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम सर्वे करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप लोग करते हो, जनगणना होती है, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, अवलोकन करते हैं, तो इसमें हमें क्या लगता है, ये सारे एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं प्राइमरी डाटा के। फिर सेकेंडरी आंकड़ों की बात करते हैं। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, अब ये बात देखो, किसी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा पास्ट में कलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, ऑलरेडी कलेक्ट किए हुए, पहले से कलेक्ट हुए। जैसे आपने डाटा, जब आप थीसिस लिखते हो तो आपने पहले से ही डाटा कलेक्ट किया हुआ था। थीसिस आपने लिख रहे हो, थीसिस आप मान लो टाइप कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, डाटा आपने पहले ही कलेक्ट किया हुआ था। अब सेकेंडरी डाटा आप पब्लिश, मतलब क्या होता है, वो पब्लिश फॉर्म और अनपब्लिश फॉर्म होता है। पब्लिश मतलब आपने थीसिस पब्लिश कर दी, अनपब्लिश फॉर्म मतलब अब आप टाइप कर रहे हो, थीसिस बना रहे हो, जो डाटा आपने 4 महीने पहले कलेक्ट किया था, वो सेकेंडरी डाटा होता है। सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं होता है। ओरिजिनल नहीं होता है क्यों? क्योंकि प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होता है। यह तो आप बस उन्हीं डाटा को तोड़ मड़ोड़ के यहाँ पे आप रिजल्ट दे देते हो। फाइनल प्रोडक्ट होता है, अंतिम रूप होता है ये, क्योंकि जो आप थीसिस पब्लिश होगी वो फाइनल होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आगे कुछ तो रिसर्च करना नहीं है उस पर, ठीक है। पास्ट डाटा होता है, मतलब वही प्राइमरी डाटा, आप जो पहले आपने डाटा कलेक्ट किया उसका आपने यहाँ पर रिजल्ट दिया है। कम रिलायबल होता है, कम विश्वसनीय होता है, आसान होता है, कम समय में काम हो जाता है, सस्ता होता है, ठीक है। जैसे मैगजीन हो गई, जर्नल हो गया, न्यूज़पेपर हो गई, थीसिस हो गई, वेबसाइट हो गई, बुक हो गई, पब्लिकेशन हो गई, ये सारे किस में आते हैं, सेकेंडरी डाटा के अंदर। तो ये दो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अब आता है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आंकड़ों का रेखीय निरूपण, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक होता है हिस्टोग्राम, जिसको आयतचित्र बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जिसको आवृत्ति चतुर्भुज बहुभुज बोलते हैं, आवृत्ति वक्र हो गया, और ओगिव कर्व जिसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या तोरण इसको कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा ना, उसमें से अगर एक क्वेश्चन आता है आरएचयू में तो वो यहां से आएगा। जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, अगर एक क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन यहां से आएगा। क्या आएगा वो बता देता हूं, ठीक है। हिस्टोग्राम कैसा दिखता है, ये देखो, मैं हिस्टोग्राम की पूरी कहानी यहीं पे बता देता हूं आपको, ठीक है। हिस्टोग्राम क्या होता है, ये एक बार ग्राम, ये आपको जो डंडे दिख रहे हैं ये क्या है, बार, तो ये क्या होता है, ये बार डायग्राम होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसमें बार डायग्राम होता है, पर ये देखो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब ये कंटिन्यूअस सतत कक्षाओं में ही बनता है, याद रखना, किसमें, सतत में ही बनता, सतत कक्षा में ही बनता है, और एक बार दूसरे बार को टच करता है, एक बार दूसरे बार को टच करता है। क्यों टच करता है, क्योंकि सतत कक्षा में ही बनता है, ठीक है। अब ये बार की जो विड्थ होती है, बार की जो चौड़ाई, वो किस पे निर्भर करती है, क्लास की विड्थ पर, वर्ग अंतराल पर निर्भर करती है। देखो, जितना चौड़ा, जितनी क्लास की विड्थ होगी, जितना वर्ग का अंतराल होगा, उतना ही ये चौड़ा होगा। ऊंचाई किस पर निर्भर करेगी, तो जितनी, जैसे मान लो 0 से 10 क्लास की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो ये बार की ऊंचाई भी कितनी होगी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी के बराबर। जिसे 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी अगर 5 है तो बार की ऊंचाई भी कहां तक जाएगी, 5 तक जाएगी, ठीक है। ये हो गया। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन मतलब होता है, जब हिस्टोग्राम जो है, हिस्टोग्राम का जो ऊपर का जो टॉप पॉइंट है, बार का जो टॉप पॉइंट है, जिसको हम क्या मिलाते हैं, स्केल से, अगर हम उसको स्केल से इस तरीके से मिला दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुभुज बोलते हैं। किससे, याद रखना, स्केल से। हिस्टोग्राम का जो सबसे ऊपर टॉप वाला मिडिल पॉइंट होता है, जब उसको हम स्ट्रेट लाइन या स्केल से मिला देते हैं तो बहुभुज कहलाता है। सेम चीज यहाँ पे हिस्टोग्राम का जो ये मिडिल पॉइंट है, टॉप पॉइंट, ये टॉप मिडिल पॉइंट है, जब हम उसको हाथ से मिलाते हैं, हाथ से मिलाते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी वक्र, आवृत्ति वक्र कहलाता है। तोरण क्या होता है, ओगिव कर्व या फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, जो लेस देन टाइप, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये लेस देन टाइप लाइन है, और ये मोर देन टाइप लाइन है। तो लेस देन टाइप, मोर देन टाइप लाइन से ही ओगिव कर्व या फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया जाता है, और ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं, ये पॉइंट क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। तो याद रखना, ओगिव कर्व का काम क्या है, मीडियन निकालने में इसका इस्तेमाल होता है, मीडियन निकालने में इसका इस्तेमाल होता है, यही आईएमपी क्वेश्चन है। दूसरा कि लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं वो पॉइंट कौन सा होता है, मीडियन होता है। 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि हिस्टोग्राम क्या निकालने के लिए काम आता है, तो मोड निकालने के लिए, बहुलक निकालने में काम आता है। क्या, बहुलक निकालने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यही 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। थोड़ी सी डिटेलिंग भी इसकी देख लो। ये देख लो हिस्टोग्राम क्या है, यहाँ पे क्या होता है हिस्टोग्राम, तो ये एक बार ग्राफ होता है, ठीक है। केवल सतत कक्षा में ही बनता है। सतत कक्षा मतलब जो हमने पढ़ी ना अभी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसी कक्षा में ही बनेगा ये, ठीक है। ऐसी कक्षा में ही बनता है, ऐसे में नहीं बनेगा, 0 से 9, 10 से 19, इस टाइप की क्लासेस में नहीं बनता है, सिर्फ ऐसी कक्षाओं में बनता है ये, ठीक है। तभी तो उसका बार एक, जैसे ये 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है, तभी तो वो एक दूसरे को
टच करता है, एक दूसरे को टच करता है क्योंकि सतत कक्षा में बनता है। विड्थ ऑफ ईच बार इज इक्वल टू क्लास इंटरवल, जो प्रत्येक बार की चौड़ाई है वो वर्ग अंतराल के बराबर होती है। देखो ये बार की जो चौड़ाई है, जो वर्ग अंतराल है 0 से 10 वर्ग अंतराल कितना है, 10 है वर्ग अंतराल, तो चौड़ाई भी कितनी होगी, 10 के बराबर। ठीक है, फिर लिखा है प्रत्येक बार की जो ऊंचाई है उनके संबंधित वर्गों की आवृत्ति के अनुसार होती है। अब जैसे मान लो 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 0 से 10 ये बार की हाइट कहां जाएगी, 5 तक। फिर 10 से 20 की मान लो 10 है, तो 10 से 20 की जो हाइट कहां तक जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी तक 10 तक जाएगी। ठीक है, फिर बोला एक बार दूसरे बार को टच करता है, प्रत्येक बार एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। देखो एक बार दूसरे बार को स्पर्श करता है, टच करता हुआ जाएगा। ठीक, इसकी हेल्प से क्या निकालते हैं हम, मोड निकालते हैं, बहुलक निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है बहुलक, तो भाई जैसे ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, हिस्टोग्राम का, ये हिस्टोग्राम का ग्राफ है, तो जो सबसे ऊंचा वाला ग्राफ होता है उसको इस वाले ग्राफ से ऐसे ले जाते हैं, इस वाले ग्राफ से ऐसे टच करवाते हैं, और जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट है वो पॉइंट नीचे लाते हैं, और यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो बहुलक कहलाता है। डिटेल में पढ़ना हो मैंने पढ़ाया हुआ है, अभी हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करना है, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, नहीं तो हिस्टोग्राम बना के भी बताता हूँ, न्यूमेरिकल भी करवाता हूँ कि कैसे हिस्टोग्राम बनाया जाता है। आप चाहो तो स्टैटिस्टिकल स्टडी हब यूट्यूब चैनल जो है, स्टैटिस्टिकल स्टडी हब को सर्च करना, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएगी, पढ़ना अगर चाहो तो। ठीक है, BSc MSc एग्रीकल्चर के लिए भी आप बहुत ही यूजफुल है। ओगिव कर्व की बात हमने की थी, ओगिव कर्व को क्या कहा जाता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहा जाता है। MP पहला ही क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन बनता है कि ओगिव कर्व या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को और क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। ठीक है, संचय आवृत्ति तालिका तैयार करते हैं, फिर संचय आवृत्तियों को क्या करते हैं, संबंधित वर्ग अंतराल की ऊपरी और निचली सीमाओं के सापेक्ष प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, अभी बताता हूं क्या है सारा। बिंदुओं को जोड़ने से इस प्रकार प्राप्त वक्र को संचय आवृत्ति वक्र कहा जाता है। यहां देखो नीचे, ये सबसे पहले क्या करते हैं, वहां पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो आपको ये दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। अभी मैं बताऊं ना, एक टेलीग्राम पर चैनल है स्टैटिस्टिकल स्टडी हब, वहां पर मैंने इसकी डिटेल क्वेश्चन आंसर वाली पूरी एक PDF भी डाली हुई है, तो वहां पे स्टेट की पूरी PDF भी मिल जाएगी डिटेल में अगर पढ़ना हो तो। स्टैटिस्टिकल स्टडी हब में आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस, वहां पर भी स्टेट की सारी PDF डाल दूंगा, ये वाली PDF भी डाल दूंगा, डिटेल वाली PDF भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मान लो 2 दी है, 5 दी है, 6 दी है और 4 दी है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि हमें यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, 2 का 2, 2 में 5 जोड़ोगे 7, 7 में 6 जोड़ोगे 13, 13 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 17। ऐसे बनती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये तो बनी लेस देन वाली। फिर मोर देन वाली मतलब ऊपरी सीमा कैसे बनेगी, नीचे से लेंगे 4, 4 में 6 जोड़ोगे 10, 10 में 5 जोड़ोगे 15, 15 में 2 जोड़ोगे 17। ऐसे बनती है लेस देन टाइप और मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों को ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। कैसे प्लॉट कर देते हैं, ये यहाँ पे क्लास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है ना, 30 तक, 30 से 40 तक गए अपन है ना, ये 40 तक। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देख लो कहाँ तक है, 17 तक है, तो यहाँ ले लो आप 3, 3 दून 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। ठीक है, पहले देखो क्या है, लेस देन टाइप वाली 0 से 2 में कितनी है 2, तो 0 से 2 में जाओगे, 0 से 10 में 2 है तो 0 से 10 में 2, यहाँ पे बना दो पॉइंट। कहाँ बनाओगे, अपर लिमिट पर। फिर 10 से 20 में 7 है, 10 से 20 में 7 यहाँ बना लो, ये पॉइंट बनेगा यहाँ। फिर कितना है 13, 30 में 13 है तो 30 में 13 यहाँ आ जाएगा, और फिर 17 है, 40 में 17 है तो 17 में यहाँ आ जाएगा। बस इसको हम इस तरीके से मिला देते हैं। ये देखो सेम ऐसा ही बना, ये है ना, एस टाइप का आकार क्या होता है, एस टाइप का होता है ये। फिर नीचे से 4 है, कहाँ से लोगे, इस तरफ से, यहाँ से देखो कितना है, 0 से 10 में कितनी है 17, 0 से 10 में 17 ये यहाँ पे। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ, 0 से 10 में कितना है 17, ये 0 से 10 में 17। अब यहाँ पे मैंने 0 पे क्यों रखा, इसको 0 पे क्यों रखा, क्योंकि याद रखना मोर देन टाइप जो होते हैं, जो उच्च संचय आवृत्ति होती है वो हमेशा कहाँ पर होती है, लोअर लिमिट पर ही करस्पॉन्ड करती है। ठीक है, फिर कितना है 10 से 20 में 15 है तो 10 से 20 में 15, ये 15 यहाँ आ जाएगा। फिर 20 से 30 में कितना है, 20 से 30 में 13 है, 20 से 13 यहाँ आ जाएगा। फिर 30 से 40 में कितना है 17 है, 4 है, 4 यहाँ आ जाएगा। यहाँ कितना है, यहाँ पे 15 और 10, ये सॉरी ये 10 यहाँ आएगा, 10 यहाँ आएगा और यहाँ आ जाएगा ये अपना 4। ठीक है, तो इसको इस तरीके से नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पे ये जिस पॉइंट पर ये काटता है, यहाँ पर ये जो पॉइंट क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है, माध्यिका कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से बनाया जाता है। तो इसका आकार एस टाइप का होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व किससे बनाते हैं, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन से बनाते हैं। और इस वक्र की मदद से क्या निकाली जाती है, माध्यिका निकाली जाती है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि क्या निकाला जाता है, इससे माध्यिका निकाली जाती है। क्लियर है।
तो मेरा बच्चों ये थोड़ा सा फास्ट था लेक्चर, इसलिए फास्ट था कि हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने हैं, हमें न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। ये हमारा कोर्स है, मैं बता चुका हूँ। पहले 100 बच्चों के लिए मात्र 449 रुपये में हम कोर्स दे रहे हैं और पूरा एज पर दी सिलेबस, जो 2016 का सिलेबस था वही पूरा सिलेबस हम फॉलो कर रहे हैं। नया सिलेबस अगर आता है उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो हम यहाँ पे आपको कोर्स के अंदर चेंजेस करके दे देंगे। सिस्टमेटिक तरीके से पूरा हम पढ़ा रहे हैं। जैसे ही 100 बच्चे पूरे हो जाएंगे, कोर्स की प्राइस 799 हो जाएंगी। लेक्चर आपको दे रहे हैं, पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी देंगे, पूरा कंप्लीट पैकेज आपको दे रहे हैं बच्चों। आप कोर्स कैसे परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी हुई है, डाउनलोड करके आप कोर्स को देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा बच्चों आज की क्लास में इतना ही। स्टेट का हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। स्टेट में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा 8 बजे शाम को, मतलब रात को 8 बजे हमारा जो लेक्चर है यूट्यूब पे आ जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।